So, hello, my lovely students. I hope you all are doing well. So, today I am going to deliver a lecture on physicochemical factors affecting drug absorption. This topic we have already covered in the online classes, but some students complain of connectivity issues. So, I am going to record the lecture so that you all can get the revision of the particular topic. So, physicochemical properties means physical and chemical properties of the drug which affect absorption of the drug, right? So what are these physical and chemical properties? These physical and chemical properties are solubility, dissolutions, particle size, polymorphism, stability, profile, pH, pKa, lipophilicity, etc. So one by one we are going to discuss all these properties. So first property is drug solubility and dissolution rate. So how does this drug solubility and dissolution rate actually affect the absorption? We will see this by a particular diagram given on your screen. In this diagram, you all can see that when the drug is administered in a solid dosage form, it will first disintegrate. Once the drug is disintegrated into small granules, then it will dissolute, right? After dissolution, the drug will move to the absorption site, and at the absorption site, the drug will permeate through the GI lumen or GI membrane, and drug will go to the systemic circulation. This is the proper flow. I am repeating the flow. जब भी हम ड्रग को लेते हैं सॉलिड या सॉलिड डोजेस फॉर्म से, तो पहले ड्रग क्या होती है, डिसइंटीग्रेट होती है, फिर डिसोल्यूट होती है। डिसोल्यूट होने के बाद वो सॉल्युबलाइज फॉर्म में आती है, एब्जॉर्प्शन साइट पर जाती है जो कि जीआई मेम्ब्रेन है, और यहाँ से ड्रग हमारी क्या होती है, परमिएट होती है, और परमिएट होकर ड्रग कहाँ आ जाती है, सर्कुलेशन में आ जाती है। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर दो मेन पॉइंट्स हमने देखे, पहला है डिसोल्यूशन और दूसरा है हमारा परमिएशन। एब्जॉर्प्शन को होने में, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को प्रोसीड होने में ये दो प्रोसेस, ये दो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसोल्यूशन एंड परमिएशन। नाउ एब्जॉर्प्शन अगर हो रहा है तो एब्जॉर्प्शन इन दोनों टॉपिक्स पर डिपेंडेंट है, इन दोनों प्रोसेसेस पर डिपेंडेंट है। पहले तो ड्रग डिसोल्यूट होगी, बाद में ड्रग परमिएट होगी। अब इनमें से जो भी प्रोसेस स्लो हो रहा है, किसी भी वजह से एब्जॉर्प्शन भी स्लो हो जाएगा। अगर हम रेट की बात करें तो जिस भी प्रोसेस का रेट स्लो होगा, एब्जॉर्प्शन भी स्लो हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन लिमिटेड किस वजह से होगा, डिसोल्यूशन और परमिएशन के रेट में जब भी स्लो होगा, जब भी ये दोनों रेट स्लो होंगे, तो हमारा एब्जॉर्प्शन भी लिमिटेड हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और रेट लिमिटिंग प्रोसेस, राइट। सो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वो स्टेप होता है जो पूरे प्रोसेस में सबसे स्लो होता है। फॉर एग्जाम्पल डिसोल्यूशन को कंसीडर करते हैं। अगर हमारी ड्रग हाइड्रोफिलिक नेचर की है तो हमारा मीडिया भी कैसा होता है, हमारा मीडिया एक्वस नेचर का होता है। जीआई मीडिया कैसा होता है, एक्वस नेचर का होता है। और अगर हमारी ड्रग हाइड्रोफिलिक मतलब जो कि वाटर लविंग है, तो हमारा डिसोल्यूशन क्या होगा, फास्ट होगा, राइट। और अगर हमारी ड्रग वाटर हेटिंग है तो हमारा डिसोल्यूशन कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो जब भी हमारी ड्रग हाइड्रोफोबिक नेचर की है तो डिसोल्यूशन क्या बनेगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या रेट लिमिटिंग स्टेप बनेगा। गॉट द पॉइंट। जब भी ड्रग कैसी है, हाइड्रोफोबिक नेचर की है। क्यों, क्योंकि जब ड्रग हाइड्रोफोबिक नेचर की होगी तो हमारी इजीली वो सॉल्युबलाइज नहीं होगी, डिसोल्यूट नहीं होगी, राइट। और जब ड्रग हमारी हाइड्रोफिलिक नेचर की होगी, हाईली हाइड्रोफिलिक नेचर की होगी, तो परमिएशन क्या होगा आपका, रेट लिमिटिंग होगा। क्यों, क्योंकि जो हमारी मेम्ब्रेन जो बनी है, ये जो हमारी मेम्ब्रेन है पूरी, ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई है, राइट। तो ये जो फॉस्फोलिपिड्स की मेम्ब्रेन है, लिपिड्स होने की वजह से हाईली लाइपोफिलिक नेचर की है। तो लाइक डिजॉल्व लाइक की थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हमारी ड्रग हाइड्रोफोबिक नेचर की है, लाइपोफिलिक नेचर की है, तब तो वो इजीली ट्रांसफर हो जाएगी, परमिएट हो जाएगी। पर अगर हमारी ड्रग हाइड्रोफिलिक नेचर की है तो वो इजीली
परमिएट नहीं होगी, वो स्लो हो जाएगा। उस केस में परमिएशन क्या हो जाएगा, आपका रेट लिमिटिंग हो जाएगा, राइट। तो एब्जॉर्प्शन का रेट डिटरमाइन करने के लिए वही स्टेप्स यूज होगा जो स्टेप स्लो होगा। डिसोल्यूशन स्लो तो वो रेट डिटरमाइनिंग बनेगा, परमिएशन स्लो तो वो रेट डिटरमाइनिंग बनेगा। डिसोल्यूशन स्लो कब होगा, जब ड्रग आपकी किस नेचर की है, हाइड्रोफोबिक नेचर की है। और परमिएशन कब स्लो होगा, जब ड्रग आपकी किस नेचर की होगी, हाइड्रोफिलिक नेचर की होगी। सो इस केस में जब हाइड्रोफिलिक नेचर की है तो परमिएशन रेट डिटरमाइनिंग या रेट लिमिटिंग होगा, और जब ड्रग आपकी हाइड्रोफोबिक नेचर की है तो डिसोल्यूशन आपका रेट डिटरमाइनिंग या रेट लिमिटिंग स्टेप होगा। आई होप इस बात को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें सिर्फ एक छोटा सा प्रोसेस है कि ये दोनों ही प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, राइट। ड्रग का एक्वस मीडिया में डिसोल्यूट होना और उस डिसोल्यूट फॉर्म ऑफ ड्रग का सॉल्युबल फॉर्म ऑफ ड्रग का परमिएट होना, इन दोनों प्रोसेस में जो भी स्लो होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बनेगा, राइट। सो इस पूरे पैराग्राफ में इसी चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। सो आई एक्सेप्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आप सब लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़ें। सो फॉर अ रिवीजन हम इस डायग्राम को देख सकते हैं। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग सॉलिड डोजेस फॉर्म है, वो पार्टिकल में आएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसइंटीग्रेशन। पार्टिकल क्या आने के बाद वो डिसोल्यूट होगा, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन। और डिसोल्यूट होने के बाद वो परमिएट होगा बॉडी में, दिस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन और परमिएशन। सो जो हमारा फाइनल एब्जॉर्प्शन है वो डिसोल्यूशन पे भी डिपेंडेंट है और परमिएशन पे भी डिपेंडेंट है, राइट। सो डिसोल्यूशन कब स्लो होगा, जब आपकी ड्रग किस नेचर की है, लाइपोफिलिक नेचर की है। और परमिएशन कब स्लो होगा, जब आपकी ड्रग किस नेचर की है, हाइड्रोफिलिक नेचर की है, राइट। सो coming to the main point, that is solubility. सॉल्युबिलिटी बेसिकली एक ऐसा टर्म है जो जिससे आप लोग बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। सॉल्युबिलिटी क्या होता है कि कोई भी ड्रग अगर इजीली एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में एक पर्टिकुलर कंडीशन में सैचुरेशन होने तक डिज़ोल्व हो जा रही है, वो उस ड्रग की सॉल्युबिलिटी कहलाती है, राइट। सो सॉल्युबिलिटी से हमको क्या पता चलता है, सॉल्युबिलिटी से हमको मैक्सिमम अवेलेबल डोज पता चलती है कि हमारी ड्रग मैक्सिमम अवेलेबल डोज क्या है, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ intrinsic solubility, that is Ka, right. Solubility of drug in gastric fluid, that is SGI. Volume of gastric fluid and residence time of the drug, this is maximum available dose of drug which can be calculated if the solubility of the drug is known to us, right. So when the solubility is considered, one more important topic is there, that is biopharmaceutical classification system. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, BCS क्लासिफिकेशन या BCS सिस्टम, बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसके अकॉर्डिंग हमने ड्रग को सॉल्युबिलिटी और परमिएबिलिटी के फॉर्म में 4 क्लासेस में डिवाइड किया है, राइट। क्लास 1 ड्रग क्या होता है, जहां सॉल्युबिलिटी भी हाई और परमिएबिलिटी भी हाई। क्लास 2 ड्रग क्या होता है, सॉल्युबिलिटी इज लो बट द परमिएबिलिटी इज क्वाइट हाई। क्लास 3 ड्रग क्या होता है, सॉल्युबिलिटी इज हाई एंड परमिएबिलिटी इज लो। एंड क्लास 4 ड्रग क्या होता है, सॉल्युबिलिटी एज वेल एज परमिएबिलिटी बोथ आर लो, राइट। तो इस तरीके से हमने सॉल्युबिलिटी और परमिएबिलिटी के बेसिस पर ड्रग को 4 क्लासेस में क्लासिफाई कर लिया है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इसका क्लासिफिकेशन होने से हमें क्या पता चलेगा। इस तरीके के क्लासिफिकेशन होने से हमें ये पता चलेगा कि हमारा रेट लिमिटिंग फैक्टर क्या है ड्रग का। अगर वो सॉल्युबिलिटी है तो हम सॉल्युबिलिटी को मॉडिफाई करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, इन्हांस करेंगे। अगर वो परमिएबिलिटी है तो हम परमिएबिलिटी इन्हांसर्स को ऐड करेंगे और परमिएबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे, राइट। तो हमारा डोजेस फॉर्म इम्प्रूव हो सकता है, जिससे हमारा एब्जॉर्प्शन इम्प्रूव हो सकता है और हमारे ड्रग की थेराप्यूटिक एफिकेसी भी इम्प्रूव हो सकती है, राइट। तो फिर से देखते हैं इस पर्टिकुलर टेबल को। क्लास 1 ड्रग की बात करते हैं, यहाँ पर सॉल्युबिलिटी भी हाई है और परमिएबिलिटी भी हाई है। ऐसी ड्रग वेल एब्जॉर्ब होती हैं, क्यों, क्योंकि वो सॉल्युबलाइज भी हो जाएंगी एक्वस फ्लूइड में और फिर वो जीआई ल्यूमिन से परमिएट भी हो जाएंगी। अंटिल अभी भी इस तरीके की क्लास 1 ड्रग में एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम अगर आती है
तो इसका रेट लिमिटिंग स्टेप ना ही सॉल्युबिलिटी होगा ना परमेबिलिटी होगा। इसका रेट लिमिटिंग स्टेप कोई अलग से फैक्टर्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल गैस्ट्रिक एम्पटिंग की ड्रग आपकी गैस्ट्रिक में ही है, रीजन में ही है, वो इंटेस्टाइन में नहीं आ रही है, तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, तो ये एक रीजन हो सकता है कि क्लास 1 ड्रग पुअरली एब्जॉर्ब हो रही है। तो अदरवाइज क्लास 1 ड्रग क्या होती है, आपकी वेल एब्जॉर्ब होती है। There are some examples I have quoted over here. You can search more example from your book itself. Class 2 ड्रग क्या होती है, लो solubility एंड हाई permeability। ऐसे ड्रग्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कैसा होता है, वेरिएबल होता है, राइट। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी कम है तो एब्जॉर्प्शन भी कम हो सकता है इसका। सो ऐसे ड्रग्स में रेट लिमिटिंग स्टेप क्या होगा, डिसोल्यूशन होगा, क्योंकि ड्रग की सॉल्युबिलिटी लो है तो डिसोल्यूशन स्लो होगा, राइट। नेक्स्ट क्या आता है आपका क्लास 3, solubility is high and permeability is low. Again absorption is variable, right? It can be good, it can be slow, it can be fast. So and the rate limiting step is what, permeability, right? And then class 4 drug, both the solubility and permeability is low. Now these type of drugs in which the solubility and permeability both are low are very poorly absorbed drugs. And these drugs are quite challenging for the formulation scientist, क्योंकि इन drugs को formulate करना एक particular formulation में बहुत ही tough task होता है। तो इसके लिए एक newly developed delivery system बनाया जाता है जिससे हम drug को deliver करा सकें, right? So इन फर्दर डिस्कशन वी कैन सी कि क्लास 1 ड्रग में हमारा दोनों ही इम्प्रूव रहते हैं, तो हमें कोई वी डू नॉट रिक्वायर एनी ट्रीटमेंट विद द ड्रग, राइट। क्लास 2 ड्रग पुअरली सॉल्युबल होती है, तो व्हाट वी नीड कि हम ड्रग की सॉल्युबिलिटी को इम्प्रूव कर सकें, उसको एमॉर्फस फॉर्म में, एनहाइड्रेट फॉर्म में, सॉल्वेट फॉर्म में, मेटास्टेबल फॉर्म में या सॉल्ट फॉर्म में दे सके, राइट। क्लास 3 ड्रग में क्या होता है, परमिएबिलिटी पुअर होती है। क्लास 3 ड्रग में क्या होता है हमारा, परमिएबिलिटी इज पुअर। सो ऐसे ड्रग में हम क्या कर सकते हैं, सर्फेक्टेंट्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इनका पार्टिकल साइज को कम कर सकते हैं, नैनो साइज तक लेकर जा सकते हैं, और इन ड्रग को हम टारगेटेड फॉर्म में या पीएच स्पेसिफिक डिलीवरी सिस्टम के थ्रू भी दे सकते हैं। क्लास 4 ड्रग तो बहुत ही ज़्यादा पुअरली एब्जॉर्ब्ड होती हैं, क्यों, क्योंकि इनकी सॉल्युबिलिटी भी पुअर होती है और इनकी परमिएबिलिटी भी पुअर होती है। ऐसी ड्रग को फॉर्मुलेट करने के लिए हम सबसे ज़्यादा किसका यूज़ करते हैं, टारगेट ड्रग डिलीवरी फॉर्मुलेशन का यूज़ करते हैं, जिससे टारगेट ऑर्गन पर हम ड्रग को डायरेक्टली भेज सकें और एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को हम स्किप कर सकें, राइट। बेसिकली सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी के प्रोसेस को हम स्किप कर सकें। सो दिस वाज ऑल अबाउट सॉल्युबिलिटी। आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आई हो। नेक्स्ट टॉपिक इज डिसोल्यूशन। इसी से रिलेटेड है डिसोल्यूशन। तो अभी हमने देखा कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर ही हमने एक डायग्राम में देखा था कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट हैपेंड, मोस्ट ऑफ द टाइम हम आप कंफ्यूज हो जाते हैं सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन में। सो सॉल्युबिलिटी एंड डिसोल्यूशन क्वाइट रिलेटेड है पर डिफरेंट है। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, एक पर्टिकुलर कंडीशन में, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में आपकी जो सॉलिड सब्सटेंस है या सॉल्यूट है एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में इजीली सॉल्युबलाइज हो जा रहा है सैचुरेशन लेवल तक, वो हमारा सॉल्युबिलिटी कहलाता है। पर डिसोल्यूशन के केस में क्या होता है कि ये एक मास ट्रांसफर है विच इज रिलेटेड टू द टाइम। डिसोल्यूशन रेट टाइम से रिलेशन में है। सॉल्युबिलिटी एंड पॉइंट आप पहुंच जा रहे हो, पर कब तक पहुंच रहे हो इससे कोई भी मतलब नहीं है। डिसोल्यूशन में किससे मतलब है कि कितनी देर में आपकी ड्रग सॉल्युबलाइज हो रही है या वो सॉल्यूशन फॉर्म में जा रही है। मास ट्रांसफर है, कितना मास सॉलिड सब्सटेंस का सॉल्यूशन फॉर्म में जा रहा है। इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सॉलिड टू द सॉल्वेंट। तो यहाँ पर टाइम की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और इसको हम मास ट्रांसफर में कंसीडर करेंगे, राइट। तो डिसोल्यूशन रेट को प्रूव करने के लिए वी हैव डिफरेंट थियोरीज, जिसमें से डिफ्यूजन लेयर थियोरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डैंकवर्ट और इंटरफिशियल बैरियर थियोरी भी आई हैं, दोज आर लेस इंपॉर्टेंट। सो वन बाय वन हम इन थियोरीज को पढ़ेंगे।
और ये थियरीज किसको प्रूव करती हैं? ये थियरीज आपके डिसोल्यूशन रेट प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है इसको प्रूव करती हैं। तो सबसे पहला थियरी आती है हमारी डिसोल्यूशन डिफ्यूजन लेयर थ्योरी। राइट, डिफ्यूजन लेयर थ्योरी में हम इस डायग्राम से समझते हैं, जैसे ही हमारा एक ड्रग ड्रग पार्टिकल है, ये ड्रग पार्टिकल जैसे ही हमारे जीआई मीडिया में या डिसॉल्विंग मीडिया में जाता है, तो इसके चारों तरफ क्या हो जाता है? लिक्विड रहता है और ड्रग पार्टिकल, जिससे ये क्या बना लेता है? एक सॉलिड लिक्विड इंटरफेस बना लेता है। इस सॉलिड लिक्विड इंटरफेस से के जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, इस लेयर को हम क्या कहते हैं? स्टिग्नेंट लेयर कहते हैं। और इस लेयर से ड्रग हमारी डिसॉल्व होकर या फाइन पार्टिकल में रिलीज होकर ड्रग हमारी आगे डिफ्यूज होती है और सॉल्यूशन में आती है। यहाँ पर हम जीआई मीडिया को क्या बोलते हैं? बल्क सॉल्यूशन बोलते हैं। क्यों यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दिया? क्योंकि ये हमारा एक स्टिग्नेंट लेयर का सॉल्यूशन हो गया और ये हमारा बल्क सॉल्यूशन हो गया। तो ड्रग स्टिग्नेंट लेयर से सॉल्युबलाइज होकर कहाँ आ रही है? बल्क में आ रही है, मतलब जीआई फ्लूइड में आ रही है, और यहाँ से हमारी ड्रग परमिएट हो रही है। तो ये जो प्रोसेस है, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम हो रहा है। राइट, मतलब थोड़ा थोड़ी ड्रग आपकी डिसोल्यूट होकर डिफ्यूज होकर स्टिग्नेंट लेयर से डिफ्यूज होकर बल्क में आ रही है, और यहाँ से जीआई ल्यूमिन से बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से आपकी सर्कुलेशन में ड्रग आपकी जा रही है। तो ये पूरा प्रोसेस एक बार में नहीं हो रहा है, ये प्रोसेस स्लोली स्लोली हो रहा है। राइट, सो यहाँ पर एक इक्वेशन आती है जो कि रिजेंबल करती है फिक्स लॉ ऑफ इक्वेशन से। दिस इक्वेशन इज नॉइसे-व्हिटनी इक्वेशन. According to this equation, dc upon dt, which means the drug dissolution rate is directly proportional to concentration difference between the stagnant layer and concentration of drug in the bulk. So see what happened, the concentration of stagnant layer is always high with the concentration of drug in the bulk. As soon as the drug is transported to the bulk, the drug is moved to the circulation and the concentration here will become zero. Right, so this is why the process of dissolution or the dissolution rate will move on. Got the point? So this is very important parameter. You can again read this parameter from this particular influences कि क्या concentration gradient का रोल है, क्योंकि ये प्रोसेस यहाँ पर भी डिफ्यूजन का ही हो रहा है। तो ये सिंक कंडीशन की तरह ही प्रोसेस है कि ड्रग आपके स्टिग्नेंट लेयर में डिसॉल्व हो रही है। स्टिग्नेंट लेयर क्या है? सॉलिड लिक्विड इंटरफेस है। यहाँ पर ड्रग आपकी डिसॉल्व हो रही है, डिसॉल्व होकर ड्रग आपकी स्टिग्नेंट लेयर से कहाँ मूव कर रही है? बल्क में। ये बल्क किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जीआई मीडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ मीडिया से फ्लूइड से ड्रग आपकी कहाँ जा रही है? सर्कुलेशन में। तो मीडिया का कंसंट्रेशन फिर से जीरो हो जाएगा, क्योंकि ड्रग कहाँ मूव कर गई है? सर्कुलेशन में। और स्टिग्नेंट लेयर का कंसंट्रेशन फिर से हाई हो जाएगा। तो ये हायर टू लोअर कंसंट्रेशन ड्रग का मूवमेंट हमेशा चलता रहेगा। राइट, गॉट द पॉइंट? सो दिस वाज ऑल अबाउट डिफ्यूजन लेयर थियरी ऑफ ड्रग डिसोल्यूशन। सेकेंड थ्योरी हमारी आती है डैंकवर्ट थ्योरी। डैंकवर्ट थ्योरी ने क्या बोला? इन्होंने डिफ्यूजन लेयर थ्योरी के एग्जिस्टेंस को कंसीडर नहीं किया। अकॉर्डिंग टू डैंकवर्ट थ्योरी, यहाँ पर क्या था कि सॉलिड लिक्विड इंटरफेस पर एक एजिटेशन क्रिएट होता है, टर्ब्यूलेंस क्रिएट होता है। इस एजिटेशन की वजह से सॉल्वेंट के छोटे छोटे पैकेट्स बन जाते हैं, और इस पैकेट्स में आपकी ड्रग रहती है, और ये पैकेट्स मूव करते हैं हमारे ल्यूमन की तरफ बिकॉज ऑफ द एडीज करंट विच आर डेवलप। ये एडीज करंट डेवलप होते हैं टर्ब्यूलेंस की वजह से। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो, ये आपका ड्रग पार्टिकल है, राइट, और ये आपका सॉल्यूशन है, बल्क ऑफ सॉल्यूशन, और वी कैन से मीडिया या फिर फ्लूइड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? टर्बुलेंस क्रिएट होता है, तो फ्रेश पैकेट्स ऑफ सॉल्वेंट अप्रोचिंग टू द ड्रग सरफेस। सॉल्वेंट के जो पैकेट्स हैं वो ड्रग सरफेस तक आते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो एम्प्टी सॉल्वेंट्स पैकेट्स हैं। ये कहाँ की तरफ मूव कर रहे हैं? ड्रग सरफेस की तरफ मूव कर रहे हैं। ये ड्रग को कैरी करके वापस कहाँ मूव कर जा रहे हैं? आगे की तरफ मूव कर जा रहे हैं। राइट, सो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज इज प्रूव्ड बाय डैंकवर्ट थ्योरी। पर ये थ्योरी बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन में नहीं रही, क्योंकि इसके फेल्योर्स बहुत ज़्यादा थे, लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा थे। राइट, नेक्स्ट थ्योरी इज इंटरफेशियल बैरियर थ्योरी।
इंटरफेशियल बैरियर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, जो सॉलिड लिक्विड इंटरफेस है, यहाँ पर डिफ्यूजन या किसी भी तरीके का एडिश करंट डेवलप नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉल्वेशन प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर एक कंसंट्रेशन डेवलप हो जा रहा है, और सॉल्युबिलिटी को उन्होंने मेन पॉइंट बताया रादर देन डिफ्यूजन, राइट। सो इन तीनों थ्योरीज में से सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी क्या है आपकी, डिफ्यूजन लेयर थ्योरी, which gives the concept of diffusion layer or stagnant layer. So this was all about drug solubility and dissolution rate. I hope आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको आप रिकैप करके फिर से सुन सकते हो, और बार बार इसको जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना क्लियर होगा, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट फैक्टर, that is particle size and surface area. Now this particle size and surface area are inversely proportional to each other. आप particle size को जितना छोटा करोगे, आपका surface area उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, right? This is the basic proof theory, और यहाँ पर मैं फिर से बोलूँगी, this is the rule of thumb. राइट। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज विद द स्टेटमेंट कि रूल ऑफ थंब ड्रग होता है, नहीं, रूल ऑफ थंब इज जस्ट अ प्रोसीजर और मेथड ऑफ सेइंग अ वेरी ट्रू और एक्यूरेट स्टेटमेंट। तो यहाँ एक्यूरेट स्टेटमेंट क्या है, स्मॉलर द पार्टिकल साइज ग्रेटर द सरफेस एरिया। तो पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा, सरफेस एरिया उतना ज़्यादा होगा। सो ये जो पार्टिकल साइज है और सरफेस एरिया है, ये किस तरीके से ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। पार्टिकल साइज को आप जितना कम करोगे, सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से आपका ड्रग की डिसोल्यूशन क्या हो जाएगा, रैपिड हो जाएगा। यहाँ पर हम जो सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है इफेक्टिव सरफेस एरिया। दो तरीके के सरफेस एरिया होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट सरफेस एरिया और सेकंड वन इज इफेक्टिव सरफेस एरिया। एब्सोल्यूट सरफेस एरिया इज द टोटल एरिया ऑफ द सॉलिड सरफेस, और इफेक्टिव सरफेस एरिया होता है वो एरिया सॉलिड सरफेस का जो डिसोल्यूशन मीडिया या डिसोल्यूशन फ्लूइड से एक्सपोज्ड है। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव सरफेस एरिया इंपॉर्टेंट है, राइट। सो एज द कॉन्सेप्ट आई हैव टोल्ड यू, स्टेटमेंट क्या है, हम पार्टिकल साइज को कम करेंगे, सरफेस एरिया बढ़ेगा, और अगर हम पार्टिकल साइज को 0.1 माइक्रोन तक कम कर देते हैं तो हमारा डिसोल्यूशन प्रोसेस इम्प्रूव हो जाएगा, डिसोल्यूशन इम्प्रूव होगा तो परमिएशन इम्प्रूव होगा, परमिएशन इम्प्रूव होगा तो हमारी ड्रग इफेक्टिवली एब्जॉर्ब हो जाएगी। बट देयर इज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है, हाइड्रोफिलिक के साथ तो ये प्रोसेस ठीक है, बट इन केस ऑफ हाइड्रोफोबिक दिस प्रोसेस इज नॉट ट्रू, राइट। हाइड्रोफिलिक के साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ऐसे हाइड्रोफिलिक ड्रग्स ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स हैव हायर एनर्जी देन द बल्क ऑफ द सॉलिड, रिजल्टिंग टू द इंक्रीज्ड इंट्रैक्शन इन द सॉल्वेंट, राइट। फॉर एग्जाम्पल ग्राइसोफल्विन, ठीक है, इसकी डोज अगर आप माइक्रोनाइजेशन कर देते हो तो ग्राइसोफल्विन की डोज क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। सिमिलरली स्प्रेनोलेक्टोन और डिजिटॉक्सिन। तो हाइड्रोफिलिक ड्रग के साथ तो हमारी ये जो स्टेटमेंट है ऑन डिक्रीजिंग द पार्टिकल साइज एब्जॉर्प्शन इंप्रूव होना, ये ट्रू है, बट इन केस ऑफ हाइड्रोफोबिक ड्रग ये फॉल्स हो जाता है या एक्सेप्शन हो जाता है। इसके 3 रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन ये है कि हाइड्रोफोबिक सरफेस का जब आप हाइड्रोफोबिक ड्रग्स का जब आप पार्टिकल साइज को माइक्रोनाइज करते हो तो यहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से एयर एब्जॉर्ब हो जाती है, और अगर एयर एब्जॉर्ब हो जाएगी तो वो क्या इनहिबिट कर देगी, वो ड्रग की वेटेबिलिटी को इनहिबिट कर देगी, राइट। मतलब ड्रग आपकी इजीली सॉल्वेंट से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगी। सेकेंड रीजन क्या हो सकता है, सेकेंड रीजन हो सकता है कि पार्टिकल साइज बहुत छोटे होने की वजह से वो फिर से रीएग्रीगेट कर जाते हैं और फिर वो और ज़्यादा बड़ा पार्टिकल बना देते हैं बिकॉज ऑफ द हाई सरफेस फ्री एनर्जी, राइट, which either float on the surface or just settle on the bottom of the dissolution media, right। थर्ड रीजन क्या हो सकता है हाइड्रोफोबिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन पुअर होने का या सॉल्युबिलिटी पुअर होने का, दैट इज इलेक्ट्रिकल इंड्यूस एग्लोमेरेशन इज फॉर्म्ड,
right? A potential is developed due to which agglomeration is formed, and this agglomeration will inhibit the solubility of the drug, right? So this was about particle size and surface area. So the next topic is polymorphism. What is different form? So the next topic is polymorphism. सो क्या होता है, जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं वो अपने इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पर या तो क्रिस्टलाइन नेचर के होंगे या फिर एमॉर्फस नेचर के होंगे, राइट? अगर उसमें जियोमेट्रिकल इंटरनल लैटिस है तो वो क्रिस्टलाइन शेप के होंगे, अगर कोई भी जियोमेट्री नहीं है इनके स्ट्रक्चर में तो ये एमॉर्फस फॉर्म के होते हैं। जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, अगर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस एक या दो या दो से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फ्स बोलते हैं। इनके अलग अलग फॉर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फ बोलते हैं। और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, राइट? जब भी कोई सॉलिड सब्सटेंस मोर देन वन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट होता है, मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फ बोलते हैं। और फिनोमिना को क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। नाउ क्या होता है कि ये जो पॉलीमॉर्फिज्म्स होते हैं या ये पॉलीमॉर्फ्स जो होते हैं वो वेरी करते हैं स्टेबिलिटी में, सॉल्युबिलिटी में, मेल्टिंग पॉइंट में, राइट? सो इसी बेसिस पर जो स्टेबिलिटी फैक्टर को अगर हम देखें तो पॉलीमॉर्फ्स जो कि ज़्यादा स्टेबल होते हैं, राइट, जिनको हम स्टेबल पॉलीमॉर्फ बोलते हैं, वो उनकी एनर्जी स्टेट बहुत लो होती है, राइट? ये इजीली रिएक्ट नहीं करते हैं, चेंज नहीं होते हैं अपने फॉर्म से। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है और इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत ज़्यादा लो होती है, राइट? तो जो स्टेबल फॉर्म होंगे उनके क्या क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, और कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। स्टेबल फॉर्म इसीलिए स्टेबल है क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा है, ये इजीली डिसॉल्व नहीं हो रहा है, ये इजीली मेल्ट नहीं हो रहा है, इनकी एनर्जी स्टेट बहुत लो है, इजीली रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसे पॉलीमॉर्फ को हम फॉर्मुलेशन में यूज नहीं कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट आता है हमारा मेटास्टेबल फॉर्म। जो मेटास्टेबल फॉर्म होते हैं वो बिल्कुल इससे अपोजिट होते हैं। इनकी एनर्जी स्टेट बहुत हाई होती है, ये इजीली रिएक्ट करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, इजीली मेल्ट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा सॉल्युबलाइज होते हैं एक्वस मीडिया में। तो अगर हम मेटास्टेबल और स्टेबल फॉर्म की बात करें, अगर दो पॉलीमॉर्फ हैं जिनमें से एक मेटास्टेबल है एक स्टेबल है, तो हम मेटास्टेबल फॉर्म को लेकर फॉर्मुलेशन बनाते हैं, राइट? एब्जॉर्प्शन मेटास्टेबल का ज़्यादा अच्छा होगा। सिमिलरली ये तो क्रिस्टलाइन की बात हो गई। सिमिलरली अगर हम एमॉर्फिज्म की बात करें जिसका कोई भी बेसिक इंटरनल लैटिस नहीं होता है, तो अगर हम एमॉर्फ्स और क्रिस्टलाइन फॉर्म को कंपेयर करें तो एमॉर्फिज्म में ज़्यादा अच्छी सॉल्युबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि ये हाई एनर्जी स्टेट के होते हैं, राइट? मोर देन मेटा स्टेबल इनकी एनर्जी स्टेट होती है, इसीलिए ये क्या हो जाते हैं? इजीली वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। दे आर मोर सॉल्युबल इन वाटर और इन एक्वस मीडिया देन क्रिस्टलाइन फॉर्म, राइट? तो अगर हम इन एब्जॉर्प्शन पैटर्न को देखें तो एमॉर्फस का सबसे ज़्यादा होता है, देन मेटास्टेबल का, देन स्टेबल का, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट टॉपिक इज स्यूडो पॉलीमॉर्फिज्म। स्यूडो पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है कि जब व्हेन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल आर एंट्रैप्ड इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, राइट? जब कोई भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल या वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा? एंट्रैप हो जाएगा, तो तो भी क्या होगा? उसका एक डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेगा जो पहले से डिफरेंट रहेगा। तो ये इसका एक पॉलीमॉर्फ बन गया जो हमने आर्टिफिशियली बनाया है। कैसे बनाया है? हमने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को या वाटर मॉलिक्यूल को क्रिस्टल में एंट्रैप करा दिया। तो अब ये जो पॉलीमॉर्फ बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्यूडो पॉलीमॉर्फ। और फिनोमिना को क्या बोलते हैं? स्यूडो पॉलीमॉर्फिज्म। अगर हम वाटर यूज करते हैं सॉल्वेंट में तो हाइड्रेट कहलाता है, और अगर कोई दूसरा सॉल्वेंट यूज करते हैं तो सॉल्वेट कहलाता है। हाइड्रेट और सॉल्वेट्स को कंपेयर करें तो हाइड्रेट लेस सॉल्युबल होंगे और सॉल्वेट्स जो होते हैं वो मोर सॉल्युबल होते हैं, राइट? अगर एग्जाम्पल मैं आपको एक दे सकती हूँ इसमें, फॉर एग्जाम्पल फ्यूड्रोकॉर्टिसोन या सक्सिनाइल सल्फाथाइजोल, इन दोनों ड्रग्स की सॉल्युबिलिटी, एक्वा सॉल्युबिलिटी जब एन पेंटेनॉल को एंट्रैप कराते हैं तो इम्प्रूव हो जाती है नॉन सॉल्वेट्स से, राइट?
So this was about pseudopolymorphism. Next comes the salt form of the drug. Now this topic is very important and most of the students have doubt in salt form of the drug. आपने कई बार देखा होगा मोस्ट ऑफ द ड्रग क्या होती हैं, सॉल्ट फॉर्म में अवेलेबल होती हैं मार्केट में, आइदर द सॉल्ट ऑफ एसिड या सॉल्ट ऑफ बेस के फॉर्म में ये अवेलेबल होती है मार्केट में. सो व्हाई इट इज़ नेसेसरी कि हम ये एडिशनल स्टेप करते हैं ड्रग का बनाने के बाद. हम ड्रग को जब प्रिपेयर करते हैं तो ये एडिशनल स्टेप क्यों करते हैं कि ड्रग को हम सॉल्ट फॉर्म में बनाते हैं. दिस इज necessary to improve or to enhance the solubility of the drug in GI fluid. क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द ड्रग हमारी या तो वीक बेस होते हैं या वीक एसिड होते हैं, राइट. वीक एसिड और वीक बेस की सॉल्युबिलिटी के बहुत सारे इश्यूज होते हैं. ये पीएच और सॉल्युबिलिटी किससे रिलेटेड होता है, सॉल्युबिलिटी हमेशा पीएच से रिलेटेड होता है. सॉल्युबिलिटी पीएच का फंक्शन होता है कि स्पेसिफिक पीएच पर ही ड्रग आपकी सॉल्युबलाइज हो सकती है अगर वो एसिडिक या बेसिक नेचर का है. सो व्हाट हैपेंड व्हेन वी फॉर्मुलेट द ड्रग इन द सॉल्ट फॉर्म, इट इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी एंड डिसोल्यूशन रेट, राइट. जब भी हम ड्रग को सॉल्ट फॉर्म में बनाते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी या डिसोल्यूशन रेट इंक्रीज हो जाते हैं. बेसिक थंब रूल क्या है कि वीक एसिडिक ड्रग्स को हम सॉल्ट बनाते हैं, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स बनाते हैं, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड बेस के साथ सॉल्ट बनाते हैं, और वीक बेस को हम स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट बनाते हैं, राइट. वीक एसिड को हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ और वीक बेस को हम स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट बनाते हैं. तो हम अब बेसिक होता क्या है जब सॉल्ट फॉर्म ऑफ द ड्रग होती है या सॉल्ट फॉर्म में हम ड्रग को देते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी इंप्रूव कैसे होती है, इसको हम इस पर्टिकुलर डायग्राम से देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल वी आर कंसिडरिंग हेयर द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड. जब हम सॉल्ट ऑफ वीक एसिड लेते हैं तो वीक एसिड का सॉल्ट हम किसके साथ बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ. तो क्या होता है जब भी हम इस ड्रग को लेते हैं, ये ड्रग हमारे मीडिया में आता है या फिर जीआई फ्लूइड के कांटेक्ट में आता है, तो सॉलिड लिक्विड इंटरफेस पे क्या होता है, एक लेयर डेवलप होती है. इसको हम डिफ्यूजन लेयर भी कहते हैं, जो कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है. और इस डिफ्यूजन लेयर का पीएच क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, बिकॉज यहाँ पर सॉल्ट किसका बना है, वीक एसिड का सॉल्ट बना है विथ स्ट्रॉन्ग बेस. तो स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से इस डिफ्यूजन लेयर का पीएच क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, जबकि जो बल्क होता है उसका पीएच कितना है, पीएच 1 to 3 है. तो अब ये जो सॉल्युबिलिटी इन्हांस हो रही है वो इस इंक्रीज पीएच की वजह से इन्हांस हो रही है. तो क्या होगा, ये जो हमारी ड्रग है, तो ये ड्रग आपकी सॉल्युबलाइज हो जाएगी या फिर फाइन पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका डिसोल्यूशन फास्ट हो जाएगा, या फिर डायरेक्टली सॉल्युबलाइज हो जाएगी और ड्रग आपकी कहाँ आ जाएगी, सॉल्यूशन में आ जाएगी, और फिर वो इजीली पेनिट्रेट कर जाएगी कहाँ पर, सर्कुलेशन पर. So this is how the salt form of the drug improve the solubility of the parent compound, right. Similar is the case with the basic drug as well. समझ में आया आप लोगों को, right. So you can see the basic examples as well from your book also and from your notes also, so keep reading. तो नेक्स्ट अब हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है pKa, that is dissociation constant of the drug, and the GIPH, जिसको हम पढ़ेंगे पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस में, ठीक है. सो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, सुनना है और फिर से अच्छे से पढ़ना है, ठीक है. पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस एक हाइपोथेसिस है या एक थ्योरी है, ठीक है, जिसको कई तरीके से प्रूव भी किया गया है और कई सारे लिमिटेशंस भी हैं, बट स्टिल पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस इज द बेस्ट थ्योरी. पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि अगर ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 100 है, ठीक है, और तो वो क्या होगा, बायोमेम्ब्रेन से पैसिवली डिफ्यूज करेगी, राइट. और इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो किस किस वजह से कंट्रोल रहेगा, एब्जॉर्प्शन साइट के पीएच से, जहाँ से वो एब्जॉर्ब हो रही है उसके पीएच से, ड्रग की लिपिड सॉल्युबिलिटी से, और ड्रग के आयनाइजेशन कांस्टेंट से. इस तीनों पॉइंट्स को समझते हैं हम. जब भी आपकी ड्रग पैसिवली डिफ्यूज करती है तो उसमें सबसे बेसिक पॉइंट क्या होता है, ड्रग का अनआयनाइज्ड रहना. तो ड्रग का अनआयनाइज्ड रहना किस पे डिपेंडेंट करेगा, एनवायरनमेंट के पीएच पर.
तो सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका, पीएच ऑफ द एब्जॉर्प्शन साइट। ड्रग का एनवायरनमेंट क्या होगा, एब्जॉर्प्शन साइट होगी। सेकंड क्या है, ड्रग की लिपिड सॉल्युबिलिटी बहुत जरूरी है। जो अनआयनाइज्ड ड्रग है उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी अगर होगी तो वो पेनिट्रेट कर पाएगा। और थर्ड पॉइंट क्या है, ड्रग का पीकेए, ड्रग का आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या है। ड्रग जहां पर आयनाइज रहेगी, आयनाइजेशन कांस्टेंट या पीकेए क्या होता है, it is the ratio of the unionized and ionized form of the drug। 50 एक पर्टिकुलर पीएच पर जब आपकी 50% ड्रग अनायनाइज रहती है और 50% ड्रग आयनाइज रहती है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट या पीकेए बोलते हैं। ठीक है, तो ये पीकेए बहुत जरूरी है कि आपकी ड्रग किस पीएच पर पूरी तरीके से अनायनाइज रह रही है। ठीक है, सो ड्रग का अनायनाइज रहना किस पे डिपेंडेंट करेगा, पीकेए पर। और पीकेए किस पे डिपेंडेंट करेगा, पीएच पर। ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ड्रग आपकी अनायनाइज्ड किसका फंक्शन है, पीकेए का, और पीकेए किसका फंक्शन है, पीएच का। राइट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थंब रूल है। ठीक है, सो अगर एसिडिक ड्रग है तो उसका पीके क्या होगा, अगर एसिडिक ड्रग है और इसका पीके लो है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ड्रग कैसी है आपकी, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, और इसका आयनाइजेशन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, हायर परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन होगा। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी ड्रग स्ट्रॉन्ग एसिडिक ड्रग है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड से क्या समझते हैं, वो एसिड जो इजीली आयनाइज होकर प्रोटॉन को डोनेट कर दे, वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल HCl, तो H प्लस और Cl आयंस में वो प्रॉम्प्टली आयनाइज हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा आयनाइज ही रहने वाले हैं डिफरेंट पीएच पर। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड इजीली पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इजीली एब्जॉर्ब नहीं हो सकते क्योंकि ये पूरे जीआई में आपके आयनाइज रहने वाले हैं। और अगर कोई बेसिक ड्रग है और उसका पीके बहुत हाई है, ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझना, बेसिक ड्रग है और पीके बहुत हाई है, तो बेस कैसा होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, और स्ट्रॉन्गर बेस अगेन बहुत जल्दी आयनाइज हो जाता है। ठीक है, और यही रीजन है हम मॉडरेटली वीक या वीक एसिड और बेस को यूज करते हैं ड्रग्स में। स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस ड्रग्स हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये इजीली आयनाइज हो जाती हैं। आयनाइज हो जाते हैं तो ये अब पूरे पीएच जो हमारे जीआईटी का जो पीएच रेंज है उसमें आयनाइज हो जाते हैं, तो ये पैसिवली डिफ्यूज नहीं कर पाते हैं। अगेन इस थंब रूल को देखिए, एसिडिक ड्रग जिनका पीके वैल्यू लो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं, और बेसिक ड्रग जिनकी पीके वैल्यू हाई है वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं। गॉट द कॉन्सेप्ट, ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कैसे होंगे, आयनाइज रहेंगे किसी भी पीएच पर, जीआईटी के रेंज के पीएच रेंज पर आयनाइज रहेंगे। तो ये ड्रग का आयनाइजेशन या अनआयनाइजेशन होना हम किस रूल से पढ़ते हैं, ये एक बहुत पुराना रूल है जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं हैंडरसन हेसलबेक इक्वेशन। राइट, ऑल राइट, सो हैंडरसन हेसलबेक इक्वेशन को आप यहाँ पर देख सकते हो, या आप इस तरीके की इक्वेशन आपने पहले भी देखी हुई है। इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं कि हमारी कितनी परसेंट ड्रग आयनाइज्ड रहेगी और कितना परसेंट ड्रग हमारी अनआयनाइज्ड रहेगी। राइट, अनआयनाइज्ड होना ज़रूरी है फॉर पैसिव डिफ्यूजन। तो यहाँ पर एक टेबल मैंने दिखाई है आपको, ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर जीपैट पर्सपेक्टिव और कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपका पहले भी बना दिया है, वो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपका एसिड है और उसकी पीके वैल्यू बहुत लो है तो वो एसिड कैसा कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। और अगर आपका बेस है और उसका पीके बहुत हाई है तो बेस कैसा कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड हैव लोअर पीके वैल्यू एंड स्ट्रॉन्ग बेस हैव हायर पीके वैल्यू। तो अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये प्रॉम्प्टली और बहुत इजीली आयनाइज हो जाते हैं, और अगर ये आयनाइज हो जाएंगे तो ये इजीली एब्सॉर्ब नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर हमने ये देखना है कि हमारी ड्रग किस कैटेगरी की है, उसका पीके कितना है, और वो किस एरिया से एब्सॉर्ब होगी। नाउ कंसीडरिंग अगर हमारी ड्रग वेरी वीक एसिडिक है,
राइट, वेरी वीक एसिडिक ड्रग है तो उसका पीके क्या होगा, इट विल बी लेस देन 8। तो ऐसे ड्रग मैक्स जो भी हमारे जीआईटी रेंज है सभी में क्या रहेंगी, अनायनाइज्ड रहेंगी। ठीक है, और ये ड्रग इजीली क्या हो जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं, क्योंकि ये सारी पीएच वैल्यू से अनायनाइज्ड रहेंगी तो इनका एब्जॉर्प्शन रैपिड होता है और कहीं से भी ओवरऑल जीआईटी से कहीं से भी इनका एब्जॉर्प्शन हो सकता है। नाउ इसको समझ इस तरीके से सकते हो कि बहुत ज़्यादा वीक एसिड क्यों कहलाता है, क्योंकि वो प्रोटॉन को इजीली डोनेट नहीं कर पाता है, क्योंकि वो इजीली आयनाइज नहीं हो पाता है। तो अगर वीक एसिडिक ड्रग है, वेरी वीक एसिडिक ड्रग है, तो वो अनायनाइज्ड ही रहेगी। ठीक है, मॉडरेटली वीक एसिडिक ड्रग है तो इसका पीके कितना रहेगा आपका, 2.5 टू 7.5 रहेगा। और ये ड्रग वेल एब्जॉर्ब फ्रॉम एसिडिक कंडीशन, ये एसिडिक कंडीशन से के फॉर्म में जैसे कि स्टमक है वहां से इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगी, क्योंकि वहां पर ये क्या रहेगी, अनायनाइज्ड रहेगी। राइट, एसिडिक एनवायरनमेंट में मॉडरेटली वीक एसिडिक ड्रग अनायनाइज्ड रहेंगी। ठीक है, समझ में आया ये बात। फिर आता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, पहले भी बताया है इनका पीके वैल्यू कम होगी, लो होगी, और ये सारे ही पीएच पे आयनाइज रहेंगे, इसीलिए ये पैसिवली एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, पुअर एब्जॉर्प्शन होगा। फिर से एक बार देखो एसिडिक ड्रग्स का, वेरी वीक एसिड, वेरी वीक एसिड का पीके कितना होता है, थोड़ा हाई होता है, इट इज अप्रोक्सीमेट टू 8, और ये सारे ही पीएच पे अनायनाइज रहेगा, रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है। मॉडरेटली वीक एसिड का पीके कितना होता है, 2.5 टू 7.5, ये एसिडिक कंडीशन में इजीली एब्जॉर्ब होती हैं, क्योंकि वहां ये क्या होती हैं, अनायनाइज्ड होती हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड का पीके कितना होता है, लेस देन 2.5, और ये सारे ही पीएच पे क्या होती है, आयनाइज होती हैं। नाउ कमिंग टू बेस, वेरी वीक बेस, वेरी वीक बेस कौन सा बेस होगा, जो इजीली डिसोसिएट नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसी ड्रग्स जो वेरी वीक एसिड बेसिक होती हैं, बेसिक ड्रग्स होती हैं, उनका पीके क्या होता है, मोर देन 5 होता है। ठीक है, और ये भी ड्रग्स क्या होंगी, क्योंकि ये वेरी वीक बेस हैं तो इजीली ओएच आयन में डोनेट नहीं कर पाएंगी, मतलब ये डिसोसिएट नहीं हो पाएंगी, इसीलिए जो हमारी पीएच रेंज है वो कैसी, वहां पर ये कैसी रहेंगी, अनायनाइज्ड रहेंगी। ठीक है, मॉडरेटली बेसिक ड्रग्स का पीके कितना होगा, 5 टू 11 होगा। और ऐसी ड्रग्स, सच ड्रग्स आर अफेक्टेड बाय द वेरिएशन ऑफ पीएच, दस देयर एब्जॉर्प्शन इज पीएच डिपेंडेंट, ये इंटेस्टाइनल पीएच पर क्या रहेंगी, अनायनाइज्ड रहेंगी। तो अगर आपकी ड्रग कैसी है, मॉडरेटली बेसिक ड्रग है, तो वो इंटेस्टाइनल पीएच पर क्या हो जाएगी, अनायनाइज्ड रहेगी, इसलिए वहीं से वो क्या होगी, एब्सॉर्ब होगी। और स्ट्रॉन्ग बेसिक ड्रग है अगर आपकी, तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ उनका पीके हाई होता है, और क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है इजीली डिसोसिएट हो जाते हैं, तो हमारी जो पीएच रेंज है जीआईटी की, वहां पर ये क्या रहने वाले हैं, आयनाइज रहने वाले हैं, इसीलिए इनका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, पुअर होगा। इस टेबल को और इस कॉन्सेप्ट को बार बार पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे आपको ये क्लैरिटी होगा कि क्या पीके वैल्यू है और वो ड्रग कहाँ से एब्सॉर्ब होगी, वो ड्रग कहाँ तक अनायनाइज्ड रहेगी। राइट, तो दिस वाज ऑल अबाउट पीकेए एंड पीएच। अब पार्टीशन हाइपोथेसिस में एक और टर्म आया था, वो क्या था, लाइपोफिलिसिटी एंड ड्रग एब्सॉर्प्शन। तो लाइपोफिलिसिटी किसका फंक्शन है, पार्टीशन कोफिशिएंट का, कितनी ड्रग आपकी लाइपोफिलिक नेचर की है और कितनी ड्रग आपकी हाइड्रोफिलिक नेचर की है। मतलब अगर आप ड्रग की सॉल्युबिलिटी देखो तो कितनी ड्रग आपकी लाइपोफिल लिपिड में सॉल्युबलाइज हो रही है और कितनी ड्रग आपकी एक्वस मीडिया में सॉल्युबलाइज हो रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टीशन कोफिशिएंट, जिसको हम रिजेंबल करते हैं किससे, KO/W। ये KO/W की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा ड्रग आपकी क्या होगी, लाइपोफिलिक होगी। ठीक है, तो लाइपोफिलिसिटी इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जिससे आपको ये क्लैरिटी होती है कि हमारी ड्रग जल्दी पेनिट्रेट हो सकती है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस। ठीक है, इसको फिर से रिवाइंड करके सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये बहुत लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, फिर पढ़िएगा, फिर सुनिएगा, फिर पढ़िएगा, जिससे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, नाउ पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो लिमिटेशंस क्या हैं,
जैसे जो वर्चुअल मेम्ब्रेन है, ठीक है? क्या होता है कि हमारे जीआईटी में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और वो एनवायरनमेंट क्या करता है, पीएच को वेरी कर देता है। तो उस केस में हमारी पीएच हाइपोथेसिस क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, ठीक है? पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस फेल हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, आयनाइज्ड ड्रग का भी एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो ऐसे केसेस में भी हमारी पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस या थ्योरी जो है वो आपकी लिमिटेड हो जाती है, ठीक है? अगर ऐसा केस कब होता है, जब आपकी ड्रग आयनाइज है पर हाईली लाइपोफिलिक नेचर की है। तो आयनाइज होने के बावजूद भी ये ड्रग आपकी क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो सकती है। थर्ड का लिमिटेशन क्या आता है कि जीआई के जो सरफेस है और रेजिडेंस टाइम है, इसका भी इन्फ्लुएंस होता है कि अगर आपकी ड्रग को इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होना है पर रेजिडेंस टाइम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और सरफेस एरिया जीआई का बहुत ज़्यादा है, तो वो ये सब चीज़ें भी आपकी क्या करेंगी, अफेक्ट करेंगी पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस को। और लास्ट क्या है, प्रेजेंस ऑफ एक्वस अनस्टीयर्ड डिफ्यूजन लेयर, राइट? ये क्या होता है कि जो डिफ्यूजन लेयर होती है, अगर वहाँ पर एजिटेशन नहीं हो रहा है तो वो डिफ्यूजन लेयर आपकी स्टिग्नेंट लेयर से ड्रग आपकी बाहर बल्क में नहीं जा रही है, तो ऐसे केसेस में भी आपकी ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो यहाँ पर भी पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस क्या हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है। तो ये 4-5 लिमिटेशंस हैं जो पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस के हैं। लास्ट टॉपिक क्या है हमारा फिजिको केमिकल फैक्टर्स का, वो है ड्रग स्टेबिलिटी इन जीआईटी। नाउ आपकी ड्रग जो है, अगर वो जीआईटी के एनवायरनमेंट में स्टेबल ही नहीं है, राइट, वो आपकी ड्रग एसिडिक लेबाइल है या पीएच सेंसिटिव है, तो ऐसे केसेस में ड्रग क्या हो जाएगी, आपकी डिग्रेड होने लगेगी, ठीक है? एसिडिक एनवायरनमेंट में क्या हो जाएगी, डिग्रेड होने लगेगी, और जिस वजह से आपकी ड्रग अपना नेचुरल फॉर्म खो देगी। तो ऐसे केसेस में एब्जॉर्प्शन नो डाउट आपका इफेक्ट होगा। तो इस तरीके से ड्रग स्टेबिलिटी भी एक प्रॉब्लम बन सकती है। और अगर हमें पहले से ही क्लैरिटी होगी कि पीएच लेबाइल आपकी ड्रग है या पीएच सेंसिटिव आपकी ड्रग है, तो आप ड्रग को एंटेरिक कोटेड कर सकते हो या ड्रग की कोटिंग करके, फॉर्मुलेशन की कोटिंग करके या उसको मॉडिफाई करके आप जब एडमिनिस्टर करोगे तो आपका एब्जॉर्प्शन इम्प्रूव हो जाएगा। ऑल इन ऑल ये सारे फैक्टर्स जो हमने पढ़े वो सिर्फ इसीलिए पढ़ते हैं कि हमें पहले से ही क्लैरिटी हो जाए कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स जो एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर रहे हैं, और उन प्रॉब्लम्स को हम डोजेस फॉर्म में या ड्रग को इम्प्रूव कर दे और मॉडिफाई कर दे, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग सब्सटेंस विच अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन। बहुत अच्छे से नोट्स को ही पढ़िए, इसीलिए मैंने नोट्स से ही आपको समझाने की कोशिश की है, जिससे आप उससे बहुत अच्छे से कोरिलेट कर सकें, राइट? सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम, और आई होप कि अब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा।